all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत सिंपल सा टॉपिक है. मैं ध्यान से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. I mean, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मैं समझाऊंगी तो ध्यान से ही. चलो, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखेंगे कि कोई भी गैस को अगर एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज इन द सेंस हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो गैस अंदर आती है, बाहर जाती है. तो एक जगह से दूसरी जगह जो भी गैस है वो कैसे आ रही है? बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन और पार्शियल प्रेशर. अब सिंपल डिफ्यूजन तो आपको पता होगा कि ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ से लेके कम जहाँ पे है वहाँ तक. पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना कि फॉर एन एग्जांपल एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें बहुत सारी गैसेस है, कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सब गैसेस है. पर मैं अगर बोलूँ कि इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस कंटेनर के अंदर जितनी भी हवाएं हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली अगर मैं पूछूं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रेशर इस कंटेनर पे लगा रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये सब में से कोई भी मैं गैस पूछूं तो वो उसका वही मतलब होता है कि वो वाली गैस उस कंटेनर पे कितना प्रेशर लगा रही है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो पर्टिकुलर गैस. अब ऑक्सीजन को हम लिखेंगे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. हम क्यों सिर्फ यही दो गैस लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे काम की यही दो है. हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो यही दो का हम पढ़ेंगे. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर डिफ्यूजन. तीन फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है. सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी, दूसरा है पार्शियल प्रेशर, और तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ये तीन चीज़ है, समझ लो. अब कोई भी गैस कितनी ज़्यादा सॉल्यूबल है वो उसकी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. जितनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी है उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होगा या उतना ज़्यादा इजीली डिफ्यूजन होगा. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन है. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूज हो सकती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. उसमें भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो तो उसकी तो और भी ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी. पार्शियल प्रेशर की बात करो तो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जाएगा. समझ लो, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से एयर हमेशा लो पार्शियल प्रेशर जाएगी. ये वाला कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिटेल में बताऊंगी. तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. अगर कोई मेम्ब्रेन थिक ज़्यादा है तो वहाँ से गैस को पास करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू जो मेम्ब्रेन थिन हो. यहाँ से गैस इजीली पास हो जाएगी. इसीलिए जितनी ज़्यादा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन कम, और जितना ज़्यादा थिन होगी मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. अब क्योंकि हमने मेम्ब्रेन्स की बात करी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में. या तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन या तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या फिर उसको बोलेंगे एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन.
सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता के समझाती हूँ आपको। थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बन गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। चलो, ये हम लोगों का बनेगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। और ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हमारे पास इसमें है ना 3 लाइनिंग्स होगी। अगर हमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाना है तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लाइनिंग्स से बनता है। 3 कौन कौन सी लाइनिंग्स होती है? सबसे पहली लाइनिंग होती है जब हम एयर अंदर जाती है, ये एल्वियोलाई है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता चल रहा, और ये एल्वियोलर कैपिलरी है। एल्वियोलर कैपिलरी मतलब है तो कैपिलरी, पर ये एल्वियोलर के पास है तो इसलिए एल्वियोलर कैपिलरी हो गया। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो एंटर करता है तो सबसे पहली जो लेयर होती है यहाँ पर एल्वियोलाई को जो लाइन करती है वो कौन सी लेयर होती है? ये होती है स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद जो इधर एल्वियोलर कैपिलरी के अंदर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम, क्योंकि वो अंदर की लाइनिंग है इसलिए हम इसे एंडोथीलियम बोलते हैं। अब अगर आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि कोई भी अगर ऐसे एपिथेलियम होता है तो उसका हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ऊपर की जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और नीचे जो एल्वियोलर एंडोथीलियम है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये जो बीच की चीज़ है ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है या एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो कौन सी 3 चीज़ों से बनी है? सबसे पहला एंटर करते ही स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द एपिथेलियम, और तीसरा यहाँ पे कैपिलरी एंडोथीलियम। ये 3 लेयर से हमारी बनी है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन, इट्स लेस देन 1 mm विच इज़ 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। बहुत छोटी होती है, बहुत पतली सी होती है और इट इज़ वेरी रिच इन ब्लड वेजल्स। ये जो मेम्ब्रेन है रिच इन ब्लड वेसल्स, वहाँ ब्लड नेटवर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेस देन 1 mm विच इज़ 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। और कौन सी 3 मेम्ब्रेन मिलके, ये है ना थियरी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और उसका डायग्राम। तो आपको ये लिखना है कि ये 3 मेम्ब्रेन से बना होता है। यू कैन एलेबोरेट स्क्वामस एपिथेलियम विच लाइन्स द एल्वियोलाई, पूरा एल्वियोलाई को लाइन करती है। उसके बाद जो तीसरी है कैपिलरी एंडोथीलियम विच लाइन्स द ब्लड वेसल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द स्क्वामस एपिथेलियम एज वेल एज द कैपिलरी एंडोथीलियम। तो वो 3 मिलके बनाती है हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। फिर लास्ट में ऐड कर देना इट इज़ लेस देन 1 mm विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और कैपिलरी एंडोथीलियम मेम्ब्रेन। पहले डायग्राम बना लो, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, प्लस पार्शियल प्रेशर के बारे में। जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले नहीं बोला था, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा से कम जाता है वगैरह, तो वो चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट है, याद करने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, बाहर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg। ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, एक्चुअली नहीं करनी है, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यहीं पे मैं बोलूँगी इतने में याद हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी ऐसा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.3 mmHg। ओके, समझे इतना? ये बाहर एटमॉस्फेयर में है। अब हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या करना है, हमें सांस अंदर लेनी है, ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। अंदर एल्वियोलाई में PO2 की वैल्यू कितनी होती है? 104 mmHg और PCO2 की वैल्यू कितनी होती है? 40 mmHg। अब मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कोई भी गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई कहाँ है? बाहर है। लो कहाँ है? अंदर है। इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर से आएगी अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई कहाँ है? अंदर। लो कहाँ है? बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अंदर से बाहर। अंडरस्टैंड? समझे इतना? अब ये क्या है? एल्वियोलाई है, यहाँ से पल्मोनरी वेन होगी। पल्मोनरी वेन में जब अभी एल्वियोलाई से पल्मोनरी वेन में नहीं गया, पल्मोनरी वेन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम 40 mmHg। ये एल्वियोलाई में है, ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किस में है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि 159 था, अंदर आया तो थोड़ी ऑक्सीजन वेस्ट हो गई तो 104 हो गई, फिर पल्मोनरी वेन की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आया तो थोड़ी वेस्ट होकर 95 हो गई। ऐसे नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अब इसमें लेकिन PCO2 सेम ही रही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 40 की 40 रही, बाहर 0.3 थी। अब एक्चुअली में ना यहाँ पर क्योंकि ये ऐसा प्रेशर होता है ना, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ सकती है। समझ रहे हो? 95 है, इसलिए एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो अंदर इस तरफ आएगी पल्मोनरी वेन की तरफ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये वाला पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95, PCO2 इज 40। ये वाला प्रेशर यहाँ पर कैरी होता हुआ आएगा इधर टिश्यूज के पास। कहाँ पे? टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास अब क्या होगा? ऑक्सीजन चाहिए टिश्यूज को और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जब पल्मोनरी वेन से आएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 95 और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। पर जैसे ही टिश्यूज से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन, क्योंकि सारा इसने यूज़ कर लिया, तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? सिर्फ 40। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वो था वो यहाँ ऑक्सीजन का हो जाएगा। और क्योंकि टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, वो होगा 45। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा? 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 5 ही बढ़ा, सिर्फ 45 mmHg। इतना याद रखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ईदर 40 और 45। तो 40 कहाँ पे होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। 45 कहाँ होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है 0.3 वाला। तो ये कहाँ पे हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब तुम देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर आता है और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बाहर, सॉरी, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये 104 से अंदर आएगा, क्योंकि अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। तो अब तुम ध्यान से सुनो, क्या याद करना है तुम्हें? पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना है, CO2 का कितना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। ठीक है,
उसके बाद कहाँ पे आए हम, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा, हमेशा 40 रहेगा। उसके बाद मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करूंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करूंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना है, 95। ऑक्सीजन हमेशा हाई लेवल पे चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अभी भी 40 है। डीऑक्सीजनेटेड में बात करूंगी तो ऑक्सीजन कितना है, 40, अब एक्सचेंज हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। अब मैं टिश्यूज भी अगर बोलूँ तो टिश्यूज में भी अल्टीमेटली तो यही होगा, तो टिश्यू का भी मैं डीऑक्सीजनेटेड वाला ही लिखूंगी, 40 और 45। समझे इतना? ये सिंपल सा है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, कि ज़्यादा पार्शियल प्रेशर जहाँ होगा वहाँ से लो पार्शियल प्रेशर। अब मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती कि क्यों ये इसका पार्शियल प्रेशर 95 ही है इधर, अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको समझा वापस सकती हूँ कि बाहर 159 और 0.3 था और अंदर 104 और 40 था, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चला गया। उसके बाद यहाँ पर आया ऑक्सीजनेटेड वाली जगह पे, वहाँ पे PO2 was 95, PCO2 remained the same which was 40। टिश्यूज के पास आया, टिश्यूज से निकलते ही अभी ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, 40। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसने एक्सचेंज कर लिया और PCO2 45 हो गया। वही ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड वाले में। बस इतना ही याद रखना है आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आएंगे, जो कि कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। So that is it for today. I will meet you in my next one. Till then, bye bye.